हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। और आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे हम बात करते हैं आईएएस की, आरएस की, यूपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वहाँ की जो स्टेट सर्विस होती हैं, एमपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो किसी भी स्टेट की हम जो हाईएस्ट रैंक की सर्विस होती है उसको स्टेट सर्विस बोलते हैं। तो ये किसी भी स्टेट की हो सकती है। इसी तरह जुडिशियल एग्जाम है तो राजस्थान जुडिशियल एग्जाम है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एग्जाम है, एडीजे के एग्जाम, ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नहीं, हम ये कहेंगे कि किसी भी स्टेट के हो सकते हैं। जैसे राजस्थान में जुडिशियल एग्जाम के लिए आरएस, इसी तरह यूपी, एमपी, बिहार, वहाँ के भी ये जुडिशियल एग्जाम होते हैं। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे एग्जाम्स में इंटरव्यू होता है। पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ता है और इसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है, ये बड़ा एक क्रूशियल टॉपिक है कि जब मेंस पास हो जाता है तो उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे पास एग्जाम ऐसे हैं जिसमें प्री एग्जाम होता है, इसके बाद मेन का एग्जाम होता है और फिर तीसरे स्टेप पर ये इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू होता है। तो ये बड़ा क्रूशियल इसलिए हो जाता है कि आप 2 स्टेप पार कर चुके हो और अब आपको ये फाइनल पड़ाव पास करना होता है। तो फाइनल पड़ाव आप पास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक लंबा रास्ता आपने तय किया है, एक लंबी दूरी आपने तय की है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो आप बहुत अच्छी करना चाहते हैं ताकि आप उस इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि अगर इंटरव्यू किसी का क्वालिफाई नहीं होता है तो वो वापस उसी स्टेज पर आ जाता है जहां से वो चला था। तो इसलिए इसको मैं एक क्रूशियल प्रश्न बता रही हूँ, एक क्रिटिकल स्थिति बता रही हूँ। इसलिए हमको इंटरव्यू की तैयारी करते समय अपने सारे रिसोर्सेज लगा देने चाहिए, अपनी सारी मेहनत लगा देनी चाहिए और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए अपनी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, वेलकम टू लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और इसमें हम कई बातों का डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे आरएस, आरजेएस, लेक्चरर, ये 4 एग्ज़ाम, ये चारों एग्ज़ाम मैंने पास किए हैं, इनमें इंटरव्यू भी इनका पास किया है। तो इन एग्ज़ाम्स के माध्यम से इनके इंटरव्यू देने और फिर उस पूरी एग्ज़ाम को क्लियर करने, इसमें सफलता हासिल करने से जो कुछ अनुभव मुझे हुआ है, इसके अलावा मेरे कई साथी आईएएस अधिकारी, आरएएस, आरजेएस अधिकारी, उनसे की गई बातचीत और जो भी तथ्य इसमें मुझे मेरे अनुभव के आधार पर ज्ञात हुए, उनके आधार पर मैं आपको कुछ इंटरव्यू टिप्स देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को भी उसमें सहायता मिले, आपका भी इंटरव्यू क्लियर हो। जैसे विष्णु ठाकुर जी ने हमें एक सवाल उन्होंने पूछा है कि उन्होंने मेंस, जुडिशियल मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। ये विष्णु ठाकुर जी को मैं जानती नहीं हूँ, कमेंट सेक्शन में उनका एक सवाल आया है, मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सा जुडिशियल एग्ज़ाम क्लियर किया है, लेकिन उन्होंने जुडिशियल एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है मेंस का। और उन्होंने पूछा है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। तो आज उन्हीं के प्रश्न को आधार बनाकर मैं उनको ये जवाब में एक वीडियो ये मैंने बनाया है ताकि उनको और उनके ही तरह के बहुत सारे दोस्तों को, लॉ के स्टूडेंट्स को ये इस बारे में मदद मिले कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी की जाए।
तो देखिए, पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को मैं 2 लेवल पर बांट लेती हूँ। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने दिमाग में इसकी 2 क्लियर कट पोजीशन बना लीजिए। एक तैयारी फिजिकल प्रिपरेशन की है और दूसरी तैयारी मेंटल प्रिपरेशन की है। तो हमारे पास उस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को, क्योंकि हम प्रोसेस टू प्रोसेस आगे बढ़ेंगे ताकि हम उसकी तैयारी हम अच्छे से कर पाएँ। तो फिजिकल प्रिपरेशन है और दूसरा मेंटल प्रिपरेशन है। अब फिजिकल प्रिपरेशन में हमें किस बात की तैयारी करनी है? सबसे पहले हमें ये देखना है, हमें पहले से ये तैयार रखना है कि हमारा ड्रेस कोड क्या रहेगा, हमें क्या ड्रेस वहाँ उस दिन पहननी है। किस ये देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पर आप लोग इंटरव्यू देख पा रहे होंगे, उनके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह, और बहुत सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस संबंध में आपने वैसे भी बहुत सुना होगा कि आपको अपनी एक अच्छी सी फॉर्मल ड्रेस उस दिन के लिए सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। इसकी तैयारी आप पहले से रखें कि आप कपड़े कैसे पहनेंगे, आप जूते कैसे पहनेंगे, उनका कलर क्या होगा, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत ही चटक रंग आपको वहाँ नहीं पहनने चाहिए। आप सफ़ेद कलर या क्रीम कलर, इस तरह के कलर पहन सकते हैं। जूते में आप ब्लैक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के कलर जो है वो नॉर्मल कलर होते हैं। इसके अलावा फिर आपको अपनी फेस की स्थिति देखनी है कि वो फेस टेंस नहीं होना चाहिए, और उसको भी आपको थोड़ी, जब आपको इंटरव्यू के लिए टाइम मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा उसके लिए ख्याल रखना चाहिए अपने फेस का, ताकि आप इंटरव्यू के दिन कॉन्फिडेंट आप दिखाई दे, आप साफ सुथरे दिखाई दें। आपके हेयर की स्टाइल कैसी है? आप कई बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो फिल्मों में जाने वाले हैं, जैसे वो डांस करने वाले हैं। तो इस टाइप का आपका हेयर कट नहीं होना चाहिए। आपका लुक जो है वो एक ऑफिसर के लुक में दिखना चाहिए। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान में रखें कि अपनी फिजिकल प्रिपरेशन, आपको अपनी बॉडी की जो लैंग्वेज है उसको उस पर वर्क करना है आपको इस दौरान, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट। इसके अलावा आप साफ सुथरे होने चाहिए, आपके नाखून वगैरह कटे हुए होने चाहिए। ये बातें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत इस बारे में समझदार हैं, और आजकल के बच्चे इस बारे में बड़े स्मार्ट होते हैं। इनको ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही सब अपना वो करते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि बात इंटरव्यू की चली, इसलिए मुझे यहाँ से ये बातें जो है मुझे शुरू करनी पड़ी। अब जो अगला हमारा प्रिपरेशन का है पॉइंट, वो है हमारी मेंटल प्रिपरेशन। तो मेंटल प्रिपरेशन में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? पहला पॉइंट तो क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हमको लॉ पॉइंट्स देखने हैं कि हम अपने लॉ पॉइंट्स को इस बारे में क्लियर करें। हमको ये थोड़ा सा दिमाग में एक आइडियाज़ बना लेने चाहिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, वैसे तो आप मेंस क्लियर कर चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज नहीं पूछा जाएगा। तो बुकिश नॉलेज पर केंद्रित ना हो कि आप धाराएं रट रहे हैं। धाराएं आपसे वहाँ मुझे नहीं लगता कोई धारा पूछेगा, ठीक है, लेकिन धाराओं का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछा जा सकता है, उनका करंट अफेयर्स के साथ जुड़ाव पूछा जा सकता है। तो लॉ पॉइंट के साथ साथ आप करंट अफेयर्स पर भी ध्यान रखें। आपको देखिए, जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या जब आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ जो अपना इंटरव्यू है वो डिफरेंट लेवल से तैयार करना होता है। लेकिन आप जब जुडिशियल एग्जाम्स का इंटरव्यू तैयार करते हैं तो थोड़ा सा उसका लेवल आईएएस और आरएस से अलग होता है, उसका पैटर्न अलग होता है। तो लेकिन फिर भी तो ये जो आईएएस और आरएस वगैरह हैं, इसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा जो जुडिशियल एग्जाम्स है उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन इन दोनों का जो मिक्स है वो पूछा जा सकता है। तो हमको इन दोनों पॉइंट्स को मिला के कि ऐसे लॉ पॉइंट जो करंट अफेयर्स भी रहे हैं, यानी जो बर्निंग टॉपिक अभी समाज में चल रहे हैं, के आसपास क्या घटित हो रहा है, देश में क्या घटित हो रहा है, बाहर क्या घटित हो रहा है, तो उस परिस्थितियों को ध्यान में रख के आपको लॉ पॉइंट तैयार करने हैं। आपकी हॉबीज पर प्रश्न पूछा जा सकता है
अभी देखिए ये नया पैटर्न डेवलप हो रहा है। पहले हॉबीज वगैरह के सवाल जुडिशियल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब ये नया पैटर्न डेवलप हो रहा है कि आपकी हॉबीज पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको हॉबीज पर भी ध्यान रखना है। लेकिन देखिए अगर आपकी हॉबीज आप बहुत ज़्यादा उसके डीप में नहीं हैं, क्योंकि अगर हॉबीज पर कोई सवाल पूछा आपसे जाता है और वो आप डिनाई करते हैं, उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो वो आपके अगेंस्ट चला जाता है। क्योंकि हॉबीज एक ऐसी चीज है कि हम उसको बहुत दिल से करते हैं, उसमें दबाव प्रेशर का कहीं कोई योगदान नहीं होता है। तो हॉबीज का जब क्वेश्चन आता है तो ये उम्मीद की जाती है कि वो क्वेश्चन आपको आता होगा, उसका जवाब आपको आता होगा, उस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। तो अगर आप बहुत हॉबीज में डीप में हैं, बहुत ज़्यादा आपने उस पर आप उनकी वास्तव में हॉबी है और आपने उस पर बहुत वर्क किया है, तभी आप अपनी हॉबीज दें, अथवा अन्यथा आप अपनी हॉबीज ना दें। तो बहुत सोच समझकर आपको अपनी हॉबीज सेलेक्ट करनी है। इस पॉइंट पर हम बाद में भी दूसरे वीडियो में भी बात करेंगे। फिर है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपके दादाजी कोई एडवोकेट हैं, या आपके फादर कोई एडवोकेट हैं, या वो कोई आर्मी में हैं, तो इस तरह के, या कोई फिल्म वगैरह में हैं, या फिर किसी लिटरेचर में है, जैसे कोई उन्होंने साहित्य लिखा हो। तो अगर आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है, तो फिर इंटरव्यू बोर्ड उसमें से भी कुछ सवाल पूछ सकता है। जैसे अगर आपने बताया कि आपके दादाजी या पिताजी एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, तो फिर साहित्य लिटरेचर के बारे में वो कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि उसमें कौन कौन से लिटरेचर उन्होंने लिखा है, या किस तरह का लिखा है, लिटरेचर कितने प्रकार का होता है। और जैसे मान लो अगर हिंदी लिटरेचर है, तो हिंदी के कौन कौन से मूर्धन्य कवि हैं, किन किन लोगों ने, किन किन साहित्यकारों ने हिंदी का विकास किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बैकग्राउंड में से। फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट। आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ रहा है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पैदा हुए हैं, जहाँ आप पले बड़े हैं, तो वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वहाँ की जो विशेषता है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत वर्क आप डिस्ट्रिक्ट पर भी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और इन सारी चीज़ों के बाद आता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पर भी वर्क करना है। और कॉन्फिडेंस, देखिए मैंने लास्ट में कॉन्फिडेंस को रखा है कि जब आप ये सारी तैयारियां करेंगे, लॉ पॉइंट करेंगे, करंट अफेयर्स, हॉबीज, फैमिली बैकग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट, और साथ में अपना फिजिकल प्रिपरेशन आप कर लेंगे, तो इन सब से एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आप में आएगा, जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने झलकेगा। तो इस तरह आपको अपनी तैयारी, ये कई सारे डिवीजन मैंने किए हैं, इनके हिसाब से आपको देखनी है, करनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन मैंने कुछ तैयार किए हैं, तो ये हम आगे मैं बता रही हूँ वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो आपको बोलना आना चाहिए। देखिए इंटरव्यू में आपको आंसर देने हैं, इंटरव्यू और आंसर क्वेश्चन में से क्वेश्चन वहाँ निकलता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि वहाँ आपको लिमिटेड बोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। आप बैलेंस होकर प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, बिल्कुल बैलेंस होकर। ठीक है, तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता है, तो इंटरव्यू में लिमिटेड बोलना है। लेकिन लिमिटेड बोलने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसका हाँ या ना में ही आप आंसर दे दें। आपको आंसर तो थोड़ा डिटेल में देना पड़ेगा। तो बोलने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब फुल स्टॉप लगाना है, कब इन्वर्टेड कोमा लगानी है, ये सारी पॉइंट्स आपको इस तरह आपके दिमाग में होने चाहिए। तो इसके लिए आप जैसे मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं। इस दौरान आपको कुछ तैयारी का अगर मौका मिलता है मॉक इंटरव्यू देने का, तो आप मॉक इंटरव्यू देकर अपनी तैयारी का जायजा ले सकते हैं। और एक बात, कम से कम एक, अगर आपका कोई पूरा ग्रुप ना बने, तो कम से कम एक दोस्त आपका होना जरूरी है, जिससे आप रोजाना 2-4 घंटे आपस में डिस्कस कर लें। कुछ प्रश्न वो आपसे पूछे तब आप उसका जवाब दें, और कुछ प्रश्न आप उससे पूछो तो वो उसका जवाब दें। तो इस तरह रेसिप्रोकल तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन
एक लास्ट हथियार हमारे पास है, वो क्या है कि हमारा ना तो कोई ग्रुप बन रहा है, ना हम डिस्कस कर पा रहे हैं, ना मॉक इंटरव्यू दे पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर कैसे तैयारी की जाए? तो एक आप काम कर सकते हैं, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाइए और समझें कि आप जैसे बोर्ड के सामने बैठे हैं, आपके सामने दीवार पर बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड के 5 मेंबर, दीवार जैसे वो है, तो समझ लीजिए कि वहां बोर्ड के 5 मेंबर बैठे हैं और आपको अब उनको प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न पढ़ लीजिए या जैसे अपने आप को एक बोर्ड का मेंबर समझकर आप प्रश्न बोलिए कैंडिडेट को और फिर आप खुद ही उसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो आपको दीवार को ही बोर्ड समझकर और उत्तर बोलना है। कौन सी भाषा में बोलेंगे, आप एक भाषा सेलेक्ट कर लीजिए, आपको भाषा की वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। मेरे ख्याल में आज तक मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू बोर्ड नहीं देखा जो लैंग्वेज के कारण आपको परेशान करता हो कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो जबरदस्ती ये कहता हो कि नहीं आप इंग्लिश में ही जवाब दीजिए, ऐसा कहीं नहीं है। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी आप कंफर्टेबली बोल लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, तो वो उसमें आप उत्तर दे सकते हैं। तो जब आप दीवार के पास बैठकर बोल रहे हैं तो फिर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर देखिए कि उसमें क्या गलती हुई है, किस तरह आपने बोला है। आपकी आवाज़ में प्रॉपर उतार चढ़ाव होने चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, डर कहीं नहीं होना चाहिए। और डर का उल्टा मैं ये कहूँगी कि कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर डर होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा और अगर कॉन्फिडेंस है तो डर नहीं होगा, तो दोनों विरोधी चीज़ें हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप बार बार बोलेंगे। कई बार ये होता है कि एक भी शब्द मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपको वो विचार जो है वो दिमाग में आते चले जाते हैं और आप धारा प्रवाह तरीके से बोलते हुए चले जाते हैं। तो दिन में ये प्रक्रिया आप 8-10 बार अपनाइए कि दीवार के सामने बैठ जाइए, प्रश्न तैयार कीजिए और उनके उत्तर दीजिए, ठीक है। एक बार आप इसको करके देखना। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है कि दीवार के सामने कैसे बोलूं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रही थी, तो वो साधु, वो एक बाबा थे और उन्होंने, उनके पास कुछ बच्चे उनके शिष्य थे जो कथा, जो साधु लोग करते हैं, महात्मा लोग, तो वो कथा करना सीख रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ एक कमरे में बंद हो जाओ और वहाँ कथा कहो, दीवार के सामने मुंह करके कथा कहनी है। तो वो जो शिष्य थे वो उन्होंने अपना कोशिश की, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में वो परेशान हो जाते थे क्योंकि सामने कोई श्रोता नहीं होता था। तो 2-1 दिन तो उन्होंने प्रयास किया, फिर वो गुरुजी के सामने आ गए, बोले गुरुजी मेरे को एक शिष्य का बंदोबस्त करवाइए जो मेरी बात सुन सके, क्योंकि मुझसे तो अकेले में कुछ बोला नहीं जाता है और अकेले में ना तो मेरे दिमाग में कोई विचार आते हैं, और देखिए बंद कमरे में कोई बोल सकता है क्या। गुरुजी थोड़ी देर उसके मुंह की तरफ देखते रहिए, फिर बोले कि बेटा जब अंदर से कुछ पाने की इच्छा होती है, जब अंदर से कुछ सीखने की ललक होती है ना, तो आपको किसी और दूसरे चीज की जरूरत नहीं होती। कम साधनों में भी आप काम चला सकते हैं। अब आप ये बताइए शिष्य कि आपको कथा कहनी मुझे सिखानी है और आपको सीखनी है, तो इसके लिए बताओ पब्लिक कहाँ से लाई जाए, दूसरे शिष्य कहाँ से लाए जाए जो आपको बैठ के सुन सके। उनका भी टाइम खराब होता है, उनके पास भी टाइम नहीं है, तो फिर कौन आपकी ये झूठी कथाओं को टाइम वेस्ट करने के लिए सुनेगा। तो इसलिए जाइए खुद ही एक बंद कमरे में बैठकर और अपनी प्रैक्टिस कीजिए और दीवारों को श्रोता समझ लीजिए। शिष्य गए चुपचाप और अपना काम करने लगे। तो ये कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं आज आपको सुना रही हूँ कि कोरोना का समय चल रहा है, आप लोगों के पास कोई दोस्त नहीं है बात कहने के लिए, कोई टीचर आपके उत्तरों को सुनने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर इंटरव्यू पास करने की ललक है तो आप कर सकते हैं। इसलिए दीवारों को
अपने इंटरव्यू बोर्ड के रूप में इंटरव्यू के सदस्य मान लीजिए, बोर्ड के सदस्य मान लीजिए, या अपने दोस्त मान लीजिए, और उनको अपनी बात कहिए और बार बार बोलिए और रिकॉर्ड कीजिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आपकी फ्लुएंसी टूट रही है, कहाँ आपका कॉन्फिडेंस डाउन दिख रहा है। तो ये सारी बातें आपको खुद को पता चल जाएंगी जब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताती हूँ, ठीक है। इन प्रश्नों को आप तैयार करना और फिर उनके उत्तर देना। खुद ही दीवार पर आप बोल बोल के इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। ये मैंने थोड़े से जो ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार इंटरव्यू में पूछे भी गए हैं, कुछ ये करंट अफेयर से रिलेटेड है तो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में, और नहीं पूछे जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के प्रश्नों से हमें बोलने की आदत हो जाएगी। और देखिए, एक काम और कर सकते हैं आप, कुल मिलाकर जैसे 1000 प्रश्नों का ऐसा बैंक बना सकते हैं जो इस तरह के हों, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी जुड़े हुए हों, जो करंट अफेयर से भी जुड़े हुए हों। तो इस टाइप की बना सकते हैं और फिर उन प्रश्नों पर आप बोल सकते हैं। तो बोलने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे पहला हमारा प्रश्न है कि सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर कितनी है। अब ये इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं बता रही हूँ, अभी मैं केवल प्रश्न बता रही हूँ, उत्तर आप लिखना। अगर कोई दिक्कत आए तो फिर पूछ लेना। दूसरा प्रश्न है एस्टोपल का कोई एग्जाम्पल बताइए। एस्टोपल तो जानते हैं ना आप, सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो कोई एग्जाम्पल बताइए एस्टोपल का। आप सोचिए, आपने रट तो लिया, लेकिन क्या वास्तव में आप एस्टोपल को समझ पाए हैं। फिर तीसरा, पोक्सो एक्ट बनाने की क्या उद्देश्य है, पोक्सो एक्ट की विशेषता क्या है। अब मुझे नहीं पता ये आप लोगों के सिलेबस में है कि नहीं है, लेकिन ये जनरल बातें हैं, ये जनरल पब्लिक आजकल पोक्सो एक्ट के बारे में बहुत चर्चा कर रही है। 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो पोक्सो एक्ट चर्चा में बना हुआ है। तो जनरल करंट अफेयर्स के हिसाब से भी पोक्सो एक्ट आपसे पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, रिवर्स बर्डन का सिद्धांत क्या है। आप बताइएगा, इसका नाम आपने सुना है क्या, रिवर्स बर्डन का सिद्धांत। फिर छठा हमारा क्वेश्चन है, ये अरनेश कुमार है, अनीश कुमार नहीं है, ये है अरनेश कुमार, सीआरपीसी अरनेश कुमार। ये सीआरपीसी का जो हमारा सेक्शन है 41, इसका ये बहुत ही चर्चित केस है, लीडिंग केस है और रात दिन कोर्ट्स में काम आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसलिए मैंने ये आपको रखा है आपके सामने कि अरनेश कुमार सिंह के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7वां कि धारा, ये भारत की जगह है धारा, ठीक है, धारा 375 आईपीसी को कब और क्यों संशोधित किया गया और नए संशोधन के अनुसार बलात्कार की क्या परिभाषा हो गई है। आप जानते हैं 2013 में इसको संशोधित किया गया है और इसके बाद जो रेप की परिभाषा बदली है उसके संदर्भ में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ये मैंने इसलिए कहा है कि हाथरस कांड में इसकी बड़ी चर्चा हुई है, ठीक है, हाथरस कांड में इसकी बड़ी चर्चा हुई है, इसलिए मैंने ये आपको सवाल दिया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन हमेशा सदाबहार क्वेश्चन रहता है कि क्या किसी को फांसी की सजा देना जायज होगा, नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, किन मामलों में देनी चाहिए, तो ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। फिर आजकल राजद्रोह का जो कानून है इसके बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं कि राजद्रोह का कानून क्या है, किस तरह इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, कौन इन चीज़ों का दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि इसको मैं अगले उसमें भी डिस्कस करूंगी वीडियो में कि कहाँ हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक विस्तारित है, उसका एक्सटेंट क्या है, किस हद तक हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को ले जा सकते हैं और उसके बाद क्या हमारे जो वक्तव्य हैं क्या वो राजद्रोह की परिभाषा में आकर हम पर राजद्रोह का मुकदमा कायम करवा सकते हैं, किस तरह इस कानून का सरकारें दुरुपयोग कर सकती हैं। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट सवाल हैं, करंट बर्निंग के सवाल हैं। आप जब टीवी रेडियो पर इस तरह की बहस आप सुनते हैं तो ये लगातार ये जो कानून है इन पर डिस्कशन चलता रहता है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप इन सवालों पर गौर करें। तो धन्यवाद
कि आपने ये पूरा वीडियो देखा और अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के बारे में आपको बताया जाएगा जो इंटरव्यू से संबंधित होंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको विष्णु ठाकुर जी। आप लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें। अगले वीडियो में कुछ मैं सोच रही हूँ कि कुछ 5-7 वीडियो मैं आपको बनाकर सेंड करूं जिनमें कुछ ऐसे ही टॉपिक आपको बताए जाएं जिससे और बच्चे भी जिनके मेंस सेलेक्ट हुए हैं, जो मेंस में अपने जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। उनको इस तरह के कोई क्वेश्चन, और ये बताना मुझको जरूर कि वीडियो आपको कितना फायदे